भारत के भविष्य के लिए नौनिहालों की सही शिक्षा और उनको सही दिशा मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे विद्यालयों में उनकी मानसिक विकास के साथ में उनकी जो आवश्यक पोषण तंत्र है उसको ठीक ढंग से विकसित किया जाए और हमारे बच्चे बेहतर ढंग में से बेहतर दिशा में प्रगति कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे शिक्षकगण, हमारे अभिभावक, उन सब का बेहतर तालमेल हो। और ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन समस्याएं, चुनौतियां, गंभीर प्रश्न हम सब के सामने खड़े हैं। इन सब के सवालों के समाधान तलाशने के लिए हम कार्यक्रम करते हैं, शैक्षिक समागम, जिसमें मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे संवाद करते हैं और समाधान की दिशा में प्रयास करते हैं। तो आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे प्राथमिक शिक्षा के विशेषज्ञ जिन्होंने बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हमारे साथ हैं एक अध्यापक जो न केवल स्वयं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं बल्कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग प्रतियोगिताओं में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और बच्चों के लिए अपने आप में प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे बीच में हैं सुनील वर्मा जी। सुनील जी, हार्दिक स्वागत रेडियो जय घोष पर। मैं सुनील वर्मा, लखीमपुर खीरी से, योग शिक्षक भी और प्राथमिक शिक्षा में मैं अभी योगदान दे रहा हूँ बच्चों को और उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं में रहकर। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि बेसिक शिक्षा में क्या सुधार हो सकते हैं या उन बच्चों के भविष्य के उन्नयन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। बिल्कुल। तो सर्वप्रथम अगर जो मैं शिक्षा की बात करूं तो बेसिक शिक्षा में मैं लगातार पिछले 7 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा हूं। जब मेरी नियुक्ति बेसिक के विद्यालय में हुई, मैं गया बच्चों के बीच, तो मैंने देखा कि बेसिक शिक्षा में जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं या जो लोग पढ़ाना चाह रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तीनों में अंतर है। पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनको वो चीज़ें जो वो एक उम्मीद करते हैं नहीं मिल पा रही हैं। या जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आते हैं और कुछ टाइम के लिए रुके। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि बच्चे मध्याह्न भोजन का जो उसका लाभ लेने के लिए आते हैं एमडीएम में, पढ़ाई का ध्यान नहीं है, बस पढ़ाई का नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला जो कारण मैंने देखा है वो है अभिभावकों की लापरवाही। मतलब उनकी रुचि नहीं है या उन्होंने बोला बच्चों को वो ऐसा समझते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो मुझे उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी जिस तरह से हम कॉन्वेंट एजुकेशन के माया जाल में गिरफ्त में हैं और हम लगातार ये सोचते हैं कि अच्छे विद्यालय में जिनका नाम है वहाँ पर अपने बच्चे को हम छोड़ देंगे तो बाकी हमारे बच्चे के सारे गुणों का विकास विद्यालय करवा देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और बहुत से बच्चे बहुत तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम सरकारी विद्यालय में देखें तो वहाँ अभिभावक निश्चिंत हो जाते हैं पूरी तरह कि उनको कोई दायित्व ही नहीं है, उनकी कोई भूमिका ही नहीं है, कोई उनकी भागीदारी नहीं है और सरकार निःशुल्क शिक्षा दे रही है तो हमें पेमेंट भी नहीं करना है, उसकी चिंता भी नहीं है। और बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं उनको अंदाज़ा नहीं मिलता। दोष वो सरकारी विद्यालय को देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी दोनों तरफ है। जी तो बिल्कुल। कैसे चूंकि आप अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि बाहर कॉन्वेंट स्कूल है कोई या कोई नर्सरी है, इस टाइप के बहुत सारे विद्यालय आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं तो कभी ये नहीं पूछते हैं कि आपके विद्यालय में कितने योग्य शिक्षक हैं, उनके पास डिग्रियाँ क्या हैं, कभी नहीं पूछते हैं। जबकि जस्ट अपोजिट देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान समय में जो हमारी वर्तमान सरकार है, राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में एक बहुत अच्छी व्यवस्था मैं पिछले 7 वर्षों में देख रहा हूँ। जब मेरी नियुक्ति हुई उस समय समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी, तब के अभी के सिस्टम में ज़मीन आसमान का अंतर है, एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जिस समय मैं वहाँ पर नियुक्त हुआ था उस समय कोई बहुत ज़्यादा ना तो पारदर्शिता थी शिक्षकों के कार्यशैली में, ना ही बच्चों के उसमें, ना ही उनके कुशल प्रबंधन में। कुछ बच्चे ऐसे थे जो वहाँ पर आए, ड्रेस लिया, दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी था।
वहाँ पर आए, भोजन किया और इनरोल्ड दूसरी जगह है। अगर जो हमारे यहाँ पर कोई बच्चों को धनराशि मिल रही है, कोई लाभ मिल रहा है, तो वो लिए और पढ़ दूसरी जगह रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में अभी वर्तमान जो हमारी राज्य सरकार है उसने ऐसी व्यवस्था की है कि आप बच्चे का सिर्फ एक ही जगह एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसीलिए आधार लग गया, आधार लगा दिया उसने। तमाम तरीके की जो भी इस समय वर्तमान सरकार ने क्या किया है कि ड्रेस का लाभ देना है तो उसके लिए डीबीटी कर दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो बच्चों के अभिभावकों के पास जा रहा है, खत्म चला जाएगा। बहुत सारी पारदर्शिता, शिक्षकों के लिए भी, लीव के लिए भी, और विद्यालयों को एक कंपोजिट ग्रांट दी जाती है साज सज्जा के लिए, मेंटेनेंस के लिए, फर्नीचर, और हमारे वर्तमान में कंपोजिट स्कूल्स जो हैं, प्राइमरी स्कूल्स जो हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए, और आपके बाहर के जो विद्यालय संचालित हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं या कॉन्वेंट स्कूल हैं, उनके माहौल को देखते हुए, उनकी शिक्षा पद्धति को देखते हुए हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में इंग्लिश मीडियम विद्यालयों का भी संचालन किया जा रहा है। कंप्यूटरीकृत कर दिए गए हैं, स्मार्ट क्लास है हमारे पास, लाइब्रेरी है हमारे पास, स्पोर्ट किट है हमारे पास। तो बहुत सारे जो बच्चों की बेसिक नीड थी अब वो मिल रही है, वो मिल रही है। पर्याप्त संसाधन है, फर्स्ट एड बॉक्स अलग से है और स्पोर्ट किट अलग से है, साइंस किट अलग से है। बच्चे हमारे पास बेसिक विद्यालयों में साइंस लैब में जाकर प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं। ये अधिकांश या कुछ जगहों पे है? नहीं, अधिकांश हर विद्यालय में लगभग, हाँ। जितने भी यूपीएस के विद्यालय हैं लगभग ये व्यवस्था हर जगह है। और उसके बाद में हमारे बीच में क्या हुआ, अभी पिछले कई वर्षों से सरकार ने लगातार योग को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के अंदर योग की रुचि पैदा हो, बच्चे अपने जीवन में उसको धारित करें, उसकी सबसे पहली कड़ी जो है हमारे बीच का जो अध्यापक है वो योग से जुड़ा हुआ हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है। और जब हम सुनील जी से बात कर रहे हैं आज शैक्षिक समागम में, तो ये बताना ज़रूरी है कि आपने योग के साथ में कुश्ती और बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी, 3 ये विषय इन्होंने चयनित किए थे। और ये एक आवासीय जो सरकार का विद्यालय है उसमें पढ़ते हुए, तो उसके कारण से न केवल इनका शारीरिक सौष्ठव भी मजबूत हुआ, बल्कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आपने प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी जीते। जी हाँ, तो इसका आपको लाभ मिला? जी हाँ। विश्वविद्यालय स्तर पर मैंने कुश्ती जो प्रथम बार जयपुर में आयोजित हुई वहाँ पर गोल्ड मेडल रहा, दूसरी बार गुरुवायूर में केरला में वहाँ पर रहा, कुश्ती और कबड्डी दोनों में। और साथ में आपने योग में भी राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों का होता है आयोजन, उससे कि आप शिक्षा के साथ साथ में अपने शारीरिक विकास का भी ध्यान रखें, क्योंकि अभी एक प्रचलन है हमारे समाज में, एक बहुत छोटी सी कहावत कह सकते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुंदर हो नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। मतलब सबसे जरूरी है कि आपके पास सुंदर शरीर, मजबूत शरीर, निरोगी काया होनी चाहिए। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि बच्चे पढ़ तो ले रहे हैं, किताबी ज्ञान तो उनके पास है, लेकिन शारीरिक विकास उनका बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। आप प्राय देखने को मिलता है कि एक 5th क्लास में, 8th क्लास में, हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा चश्मा लगा चुका है। जरूरत है उनको अपने शरीर की तरफ ध्यान देने की, खेलों से जुड़ने की, और सबसे मुख्य है योग। अपने आप को योग से जोड़ लीजिए। मैं समझता हूं कि आपके जो मानसिक, शारीरिक, उदर के विकार हैं, तमाम सारे जो समस्याएं हैं वो आप योग से दूर कर सकते हैं। आपने योग की बात की है, बहुत अच्छी बात है। आपने खेलने कूदने की बात की है, और अच्छी बात है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन हमारी परंपरा में लोग कहावतों के जरिए भी कहते हैं, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जी तो नहीं, ये उद्धरण है, ये उक्तियां हैं, ये लोकोक्तियां हैं, ये कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाती हैं। लेकिन आपने तो खेला भी, कूदा भी, सेहत भी बनाई, योग भी किया, कुश्ती भी की, कबड्डी भी खेले, और साथ में आप बुद्धिमान भी हो गए। ये कॉम्बिनेशन तो थोड़ा रेयर है, कैसे संभव है? ये संभव है जब आप एक अच्छे मार्गदर्शन में होते हैं, जब आपको समय पर एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, आपसे बताया जाता है कि आप एक नियमबद्ध तरीके से एक दैनिक दिनचर्या को डेवलप करते हुए अपने संपर्क में उसको बना के रखिए, क्योंकि हमको दैनिक जीवन जीने के लिए दिनचर्या की बहुत एक समयबद्ध तरीके से जीने की आवश्यकता होती है। प्रायः बच्चों को देखने को मिलता है कि वो सुबह उठने में देरी करते हैं, उनके पेरेंट्स उनको उठाते हैं। समस्या यही है।
एक बच्चा अपनी दिनचर्या में यदि बंध जाता है, उसको मार्गदर्शन मिल गया कि बेटा शरीर से दिमाग का विकास और अच्छा होता है, जल्दी उठोगे, आपको ये व्यायाम करना है, योग करना है, वार्म अप होना है, शरीर के प्रति हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे ही छोटा बच्चा हुआ 3-3.5 साल का, उसको क्या कहते थे, बेटा आपको पढ़ना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, दबाव डालते हैं। बस आप बच्चे को कहाँ उलझा रहे हैं। 3.5 साल का बच्चा ए फॉर एप्पल जान के कौन सा रिसर्च कर लेगा। अच्छा, एक इस बात के साथ एक सवाल और भी आता है, क्योंकि आप बोर्डिंग में रहे हैं जी, वो भी सरकारी बोर्डिंग में रहे जी हैं। जी जी। आप जो है बागपत में जो आर्य महाविद्यालय है जी। उसमें आपने कक्षा 6 से लेकर आपने इंटर तक की पढ़ाई जी। की है। और बोर्डिंग के बारे में, अमूमन सरकारी बोर्डिंग के बारे में अवधारणा ठीक नहीं है लोगों की। और जो बड़े संपन्न परिवार हैं वो तो नैनीताल के जो बड़े महंगे विद्यालय हैं जहां 80 लाख 70 लाख 60 लाख रुपए सालाना खर्च होता है, वहां पहुंचाते हैं। और जो नहीं पहुंचा पाते हैं वो बहुत सारे ऐसे अवसाद में रहते हैं कि जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया, बच्चों को नहीं पहुंचाते। अब आप शिक्षक भी हैं और आपने वहां रहते हुए न केवल संस्कृत में अपने एक तरह से पारंगत हुए, बल्कि संस्कृत के वाङ्मय को भी, शास्त्रों को भी अध्ययन किया और आपने उसमें ग्रेजुएशन भी किया। और इतनी सारी प्रगति करने के बाद भी संस्कृत तो बहुत कठिन विषय है। जी, कठिन किया? विषय कोई कठिन नहीं होता है। और हमारे ऋषियों की जो भाषा रही है वो संस्कृत रही है। और वर्तमान परिदृश्य को अगर जो आप देखेंगे, परखेंगे, तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं सबसे सरल भाषा उनको संस्कृत ही लगती है। जितने भी वैज्ञानिक भाषा है, जितने भी रिसर्च है वो सब संस्कृत में ही होते हैं। आप संस्कृत में, वेदों में घुस जाइए। आप जो आज साइंस पढ़ रहे हो किस वेद से निकला है, वेद में जाइए आप, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। साइंस भी मिलेगा, संगीत भी मिलेगा, सारे रस मिलेंगे, सारी कलाएं मिलेंगी, सारी विद्याएं मिलेंगी। समस्या यहाँ से है कि हम वहाँ तक जाना नहीं चाहते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा, हमारे शास्त्रों में, शास्त्र संबंध विषयों में देखा गया है, सा विद्याया विमुक्तये, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अभी क्या हो गया है वर्तमान परिदृश्य में, सा विद्याया नियुक्तये। बच्चे ने पढ़ के जॉब हासिल कर ली, यदि सर्विस में पहुंच गया तो उसकी पढ़ाई सफल है। हमने अपनी शिक्षा को, अपनी दैनिक दिनचर्या को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को सिर्फ रोजगार से बांध दिया। जो व्यक्ति सर्विस नहीं करता है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, क्या वो अपना जीवन यापन या जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल कर पा रहा है। मतलब मानवीय विकास जो है वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मानवीय मूल्य उसके अंदर कैसे पोषित किए जाएं। बच्चे को सबसे जरूरी है कि आप सबसे पहले उसको उसके शरीर के प्रति जागृत करें। यदि बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकसित है, कहते हैं ना, स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं। आपका मस्तिष्क जो है स्वस्थ है, एकदम बढ़िया है, तो आप अच्छे विचारों को ग्रहण करेंगे। किसी भी चीज़ को पकड़ने में, समझने में आपको आसानी होगी, बहुत इजीली समझ लेंगे आप। समस्या क्या है कि बच्चा देर तक सो रहा है, पेरेंट्स उसको पढ़ाई के लिए बता रहे हैं, शाम में नूडल्स फास्ट फूड खा रहा है, बस विसंगतियाँ यही हैं। स्वास्थ्य है, यदि आप बच्चे को दैनिक दिनचर्या से जोड़कर उसको शरीर के बारे में, संस्कारों के बारे में, स्टार्टिंग से 3.5 साल का बच्चा है, वो माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करना सीख गया, तो आप समझ लीजिए कि वो बच्चा अपने रास्ते पर चल गया। उसको सबसे पहले सुबह सुबह जब वो उठ रहा है तो आप उसको सिखाइए कि पहले अभिवादन, अभिवादनशीलस्य, संस्कृत में श्लोक कहा है कि पहले आप बच्चे को मूलभूत चीज़ें सिखाइए। जब बच्चे को आप बता देंगे कि संस्कार जरूरी है, अभिवादन जरूरी है, शरीर जरूरी, क्योंकि 3.5 साल का बच्चा कोई भी रिसर्च नहीं कर सकता है। मैंने इंटर तक साइंस पढ़ी, जो भी उसके फार्मूले पढ़े वो आज मैं अपनी सेवा में कहीं पर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? मुझे तब नहीं पता था कि जो मैं साइंस पढ़ रहा हूँ ये मुझे वहाँ पर यूज होगी कि नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या यही है, हम बच्चे को क्या दे रहे हैं, जरूरी क्या है, इसमें अंतर आ गया। बस यहाँ पर हमारी समस्याएं हैं। एक बच्चे को सबसे पहले आप शरीर के प्रति, उसके मानसिक विकास को आगे बढ़ाइए। उसके बाद में अध्ययन का विषय जो आता है वो मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ पर मनोविज्ञान के हिसाब से, मनोविज्ञान में आप पढ़ेंगे कि
बच्चा 6 से 7 साल की जब एज में होता है तब वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो पाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिकों का ये मानना है, विशेषज्ञों का, चिकित्सकों का ये मानना है कि हमारे शरीर का जो मानव शरीर है और ब्रेन है उसका विकास जो है वो 5 वर्ष की आयु तक सर्वाधिक होता है और उस समय उसके लिए उचित वातावरण तैयार करना, उसको पोषण युक्त आहार देना, उसको स्वास्थ्यवर्धक सामग्री उपलब्ध करवाना, उसकी रुचि उस दिशा में विकसित करना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे बच्चे न केवल मेधावी होते हैं बल्कि उनकी बड़ी सकारात्मक और उनकी रुचि जो है बहुत जी बिल्कुल विषयों में आसानी से लगती है। बच्चे को सबसे ज़रूरी है कि आप उसका विकास करने के लिए एक तो दिनचर्या में बांध दें, और मैं कहता हूं कि कोई भी छोटा बच्चा है आप उसको नियमित रूप से, यदि आपके पास में गौ दुग्ध है, गौ घृत है, उसका इस्तेमाल बच्चे को रेगुलर कराइए। सबसे ज़रूरी उसके शरीर और दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। वहाँ से आप बच्चे को जोड़िए, शिक्षा से जोड़िए, संस्कारों से जोड़िए। रही बात मेरी कि मैंने खेल के साथ पढ़ाई के साथ साथ में खेल, और वो भी एक खेल नहीं 3 खेल साथ लेके चला, मैं अध्ययन भी किया मैंने, और खेलों के प्रति भी मेरी रुचि रही जिसका परिणाम मुझे कहीं ना कहीं अच्छा मिला। और मैंने सेवा में रहते हुए भी राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता, योग की प्रतियोगिता होती है राज्य स्तर की होती है, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के प्रतिभाग करते हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट की कंपटीशन था। अभी हमारे SCRT में लखनऊ में आयोजित हुआ था 17, 18, 19 मई 2022 को, जिसमें मैंने प्रतिभाग किया। लखीमपुर जनपद से चयन होके एक महिला एक पुरुष के लिए होता है एक जनपद से, तो वहाँ पर मैंने प्रतिभाग किया और उसके बाद में मुझे सफलता भी मिली। तो सबसे ज़रूरी ये रहा कि मेरे लिए कि मैं सेवा में रहते हुए मैंने योग में अपने आप को वहाँ तक ले गया और मैंने सफलता भी प्राप्त की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सुनील जी से हम लोग जानेंगे कि जितनी भी हमारी चुनौतियां हैं ये बच्चों के स्तर पर हम उसका समाधान कैसे करें। जो शिक्षक हमारे प्राथमिक विद्यालयों में तमाम संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद भी अपना योगदान ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, उसकी क्या समाधान हो सकता है, क्योंकि आप शिक्षकों के बीच में आप काम भी कर रहे हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि अभिभावकों की भागीदारी सरकारी विद्यालयों में कैसे हो, क्या कहीं ऐसा प्रयोग हुआ है तो उसके परिणाम कैसे प्राप्त हुए हैं और हम इस परिवर्तन की यात्रा में सबको सहभागी कैसे बना सकते हैं। एक छोटा सा अंतराल, उस अंतराल के बाद लौटते हैं रेडियो जय घोष पर, शैक्षिक समागम पर आगे की वार्ता जारी रखते हैं। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त आदेशाम दीक्षित। कार्यक्रम है शैक्षिक समागम और हमारे मेहमान हैं सुनील कुमार जी, सुनील वर्मा जी। सुनील जी, न केवल आप संस्कृत के अध्येता हैं बल्कि अध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय में लखीमपुर में, और उसके साथ में आप योग और कुश्ती और कबड्डी में अपना दखल रखते हैं और लगातार अपने स्वास्थ्य की रक्षा के साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और शिक्षकों को भी योग करा रहे हैं। जी। अगर अवसर मिला तो अभिभावकों को भी योग करा सकते हैं। बिल्कुल। इसकी तैयारी में है। तो सुनील जी, हम समस्याओं की बात तो हमने की, चुनौतियों की बात की, अब समाधान की यात्रा करते हैं। समाधान की यात्रा के लिए सर्वप्रथम यदि आप बेसिक शिक्षा में बात करें तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि जब हमारे अभिभावक बच्चों के प्रति जागरूक हो जाएं, लगभग प्रत्येक ग्राम सभा में तो विद्यालय ही हैं, बड़ी ग्राम सभाओं में कई बार एक ग्राम सभा में 3 से 4, 5 तक विद्यालय हैं, जैसी वहाँ की बच्चों की स्ट्रेंथ है या जनरेशन का जो भी है, तो उसके हिसाब से हमारी सरकार ने वहाँ पर विद्यालय संचालित कर रखे हैं और प्रत्येक विद्यालय में मूलभूत सारी सुविधाएं आज के वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। सबसे ज़रूरी क्या है कि एक अभिभावक के नाते हमको बच्चे का प्रतिदिन, जो बच्चा प्रतिदिन विद्यालय जा रहा है यानी उसको प्रतिदिन विद्यालय भेजें, और जैसे हम बाहर जाकर किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट संस्था में मॉनिटरिंग करते हैं कि बच्चे को होमवर्क मिला कि नहीं मिला, बच्चा हमारा कब स्कूल गया, कब आया, उसका होमवर्क क्या है, हमने कराया या नहीं कराया, एक अच्छा लंच दे के भेजते हैं, अच्छा ड्रेसअप करा के भेजते हैं। यदि उतना ना करके आप घर से कुछ मत करिए, हमारे बच्चों के लिए बस खाली आप समय दे दीजिए। आपको कोई भी लंच पैकेट नहीं देना है बच्चे को, कोई ड्रेस आप अपने पास से नहीं देनी है, कोई बुक्स नहीं देनी है, कोई भी आपको बैग नहीं देना, कोई शूज़ नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। हमारी सरकार सब प्रोवाइड करा रही है। बस आपको समय से बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार कर देना है
और प्रतिदिन मॉनिटरिंग करनी है, क्या पढ़कर आए हो और क्या सीख कर आए हो। और यदि कहीं पर विसंगति है, नियमित रूप से आप एसएमसी का गठन होता है, ग्राम प्रधान उसके मुख्य होते हैं, तो आप उनके माध्यम से स्वयं जाकर विद्यालयों में संपर्क करिए। हमारे कुशल और बहुत ही दक्ष अध्यापक, जो एक सरकारी तंत्र की व्यवस्था बनी हुई है, उस परीक्षा को पास करके अध्यापन कार्य कर रहे हैं, योग्य भी हैं और सेवा काल के हिसाब से उनके पास अनुभव भी है। तो यदि हम बच्चों का तालमेल शिक्षकों से रेगुलर वे में बना पाते हैं, मैं समझता हूँ बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और बहुत ही बच्चों का मानसिक विकास बहुत इजी वे में संपन्न हो सकता है। सुनील जी, एक प्रश्न और आता है कि जैसे क्योंकि शिक्षक भी इन सबके बीच में धुरी हैं, अभिभावकों को जागृत करना है, उनको उनके साथ संवाद स्थापित करना है, बच्चों की कमी क्या है, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए उनको प्रेरित करना है। जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल में तो होता ही है, बड़े संपन्न लोगों को भी टीचर्स जो है, टीचर्स जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उसमें बात होती है, उसकी व्यवस्था अब सरकारी स्कूल में भी है। बिल्कुल जी। लेकिन एक छवि जो खराब होती है, कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ शिक्षकों की अपने विषय की सही जानकारी नहीं है या समसामयिक विषयों पर उनकी रुचि नहीं है या उनके स्कूल के दिनचर्या के क्रम में भागीदारी नहीं है, तो एक नकारात्मक छवि उभरती है। बहुत से शिक्षक गैर हाजिर रहते हैं या मनमानी करते हैं या विद्यालय ना आकर के एक दिन आते हैं और अचानक सबकी हाजिरी लगाते हैं। मतलब इस तरह का भी ये कितने प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जी? अब ऐसा जैसा कि आप अभी अगर जो देखें तो आपको एक आंकड़े हमारे महानिदेशक महोदय के यहाँ से मिल जाएंगे। अभी इस साल जुलाई से लगातार औचक निरीक्षण के लिए एक शेड्यूल जारी हो रहा है। एक जनपद में 20-20 टीमें गठित की गई हैं और सीएल व्यवस्था के लिए जो हमारी कोई भी मेडिकल लीव है, सीएल है, कुछ भी है, उसके लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। अच्छा, मतलब अब मैनुअल नहीं चलेगा? मैनुअल खत्म कर दिया गया है पूर्णतया, बिल्कुल। अब आपके पास में एक पोर्टल बना हुआ है, उस पर मानव संपदा आईडी बनी हुई है, उसके थ्रू ही आपको कोई भी छुट्टी लेनी है, कुछ भी जानकारी चाहिए वो मिल जा रही है। और तमाम सारे विद्यालयों में वर्तमान समय में कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। मतलब पारदर्शिता आ रही है, पारदर्शिता बहुत हो गई है। और उसके साथ साथ में हमको हेड ऑफिस से, लखनऊ से कॉल्स जाती हैं, आप कहाँ हैं, आप अपने हेडमास्टर से बात कराइए, बच्चों से संवाद कराइए। तो इस तरीके से जो आप बात कर रहे हैं शिक्षकों की आते नहीं हैं या फिर अचानक आते हैं या लापरवाही करते हैं, तो वो मैं समझ पा रहा हूँ कि अब लगभग शून्य की तरफ बढ़ रहा है। सुधार हो रहा है, बहुत सुधार है। और उसके साथ साथ में अभी हमारे यहाँ एक परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2-3 परीक्षाएं होने लगी। अभी एक उड़ान परीक्षा हुई थी विगत माह में, अभी एक 18 तारीख को नेट करके परीक्षा हुई है। और अभी हमारे बीच में हमारे डीजी महोदय ने एक निपुण भारत निपुण भारत का बहुत बड़ा एक संचालन कर दिया है। समझ लीजिए बच्चों की और अध्यापकों की परीक्षा है ये। इसमें बच्चों को कितने दिन में बताना है। अच्छा, एक शेड्यूल है पूरा। इतने दिन में इस बच्चे को इतना आना है और अध्यापक ने क्या पढ़ाया है उसके लिए उसके पास पाठ्य योजना नियमित रूप से होनी चाहिए। हाँ, कि आपने क्या पढ़ाया है, आज क्या पढ़ाया है, उसकी आप पाठ्य योजना दिखाएंगे क्लास वाइज, किस क्लास में आपने क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया है, क्या आपने क्लास वर्क कराया है और बच्चे ने क्या कितने दिन में सीखा है। इसके लिए 15 दिन में इस बच्चे को, इस क्लास 1 के बच्चे को 15 दिन में हिंदी में आपको ये सिखा ही देना है। मतलब आउटकम जो है, आउटकम बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। आपको वो लक्ष्य देना है। उसके बाद में हर मंथ में टेस्ट भी होना है, बच्चे ने दक्षता कितनी हासिल की है। तो ये टेस्ट के रिकॉर्ड फीड भी करेंगे। पूरे रिकॉर्ड होते हैं, ऑन पेपर जाते हैं बीएसए साहब को, बीएसए साहब से फिर डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से फिर आते हैं आपके लखनऊ और उसके स्टेट के बाद में फिर पूरे स्टेट की मॉनिटरिंग होने के बाद में फिर जारी होते हैं आंकड़े कि इस जनपद ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या नतीजे आए हैं। उसके बाद में यहाँ से टीम्स गठित की गई हैं। वो टीम अचानक किसी भी विद्यालय में, किसी भी जिले में जाकर उन बच्चों का औचक निरीक्षण करती हैं कि क्या इस बच्चे ने वास्तव में इतना निपुणता हासिल की है, दक्षता है। तो इस तरीके की पारदर्शी व्यवस्था हमारी वर्तमान सरकार ने करी है। मैं बहुत ही सराहना भी करता हूं सरकार की कि बच्चों की और शिक्षकों की दोनों को समस्याओं को समझा जा रहा है और पारदर्शिता काफ़ी है। विद्यालयों में टाइलीकरण और बहुत सारे मतलब समझ लीजिए 18 बिंदु हैं। अच्छा, जो सुधार के प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इतने बिंदुओं पर काम होना चाहिए। आपके यहाँ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय अच्छा होना चाहिए, किचन सेट होना चाहिए,
बच्चों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए, खेल सामग्री होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। बस अगर जो सुधार की सबसे बड़ी बात करें तो हमको ज़रूरी है अभिभावकों की सहभागिता। हम लोग मात यहीं पर खा जा रहे हैं। जो बच्चा 4 दिन लगातार विद्यालय आया, हमने उसको 4 दिन में जो भी काम दिया, जो भी सिखाया बताया, वो फिर अगले 4 दिन गायब हो जाता है। फिर हम उस बच्चे को कवर ही नहीं कर पाते हैं। जो 8 दिन से लगातार आया है वो बच्चा आगे हो जाता है और हम अपने निपुण लक्ष्य को हासिल करने में कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, अध्यापक तभी आपके साथ में सहयोग से और बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटी सी मतलब एक बाउंडेशन है कि आप बच्चे को मानसिक रूप से दबाव में नहीं ले सकते हैं। मारने पीटने की तो बात छोड़ दीजिए, आप उसको बहुत टाइट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब मानसिक प्रताड़न उसका हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हट जा रहे हैं कि बच्चे को यदि हमारी बात से आहत हो गया, बच्चे ने कह दिया कि अध्यापक ने हमको धमकाया इसलिए विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो हमारी आजीविका पर कहीं ना कहीं खतरा है, संकट आ जाता है। तो हमको अपने आप भी सब करना रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सुनील जी ने, लेकिन बड़ा बेबाकी से खुलकर बात की। ऐसा विश्वास जगने लगा है कि शायद हमारे सरकार के जो विद्यालय हैं वो हमारे बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अब तैयार हो रहे हैं। इसमें थोड़ा मैं दोनों ही पक्षों से, जो शिक्षकगण भी हैं उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभिभावकों को जागृत करना, शिकायत करने से मन खट्टा होता है। और हमने अपने पत्रकारीय जीवन में अनुभव किया है कि नकारात्मकता समाधान नहीं देती और समाधान के लिए सकारात्मक प्रयास ज़रूरी हैं, और उस दिशा में हम सबको आगे बढ़ना ज़रूरी है। 2-2 कदम बढ़ाते हैं। जो अभिभावक हैं वो भी एक कागज़ और कलम, एक डायरी और पेन लेकर बैठें और लिखें कि अपने बच्चे का भविष्य क्या बनाना चाहते हैं। तो उस जो शिक्षक थोड़े नकारात्मक रहते हैं, बहुत अच्छे संसाधन आपको मिले हैं, अच्छी नौकरी मिली है, अच्छी तनख्वाह भी मिल रही है, जी बिल्कुल, और पर्याप्त छुट्टियां भी सरकारी मिलती हैं। थोड़ी मोर शिकायतें रहेंगी क्योंकि सरकारी तंत्र में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें ड्यूटीज़ कई लगाई जाती हैं। जैसे ये शिकायत बहुत रहती है कि साहब चुनाव में ड्यूटी लगती है, पोलिंग बूथ या पोलिंग स्टेशन पे अपने ड्यूटियां होती हैं, उससे पहले BLO के तौर पर ड्यूटी होती है, या उसके साथ में तमाम तरह के सर्वे अलग अलग समय पे होते हैं। बहुत सारे, इसमें लगभग 42 काम शिक्षकों की जिम्मेदारी में है अतिरिक्त, जी, शिक्षण के अलावा जी। तो इसमें 2 पक्ष आते हैं। कुछ शिक्षक जो है इन परिस्थितियों के बीच भी अपने विद्यालय को और सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं, और बहुत से ऐसी कहानियां सामने आती हैं, उनकी उत्कृष्ट जो उनके कार्य हैं उससे उनको पुरस्कार भी मिल रहे हैं। तो हमें यह समझ में आता है कि जहां चाह वहाँ राह। और ये जो 42 तरह के काम हैं उसमें भी कई ऐसे काम हैं जिससे आप उन्हीं बच्चों के अभिभावकों से जुड़ने का मौका मिलता है, उन गाँवों में जाने का मौका मिलता है, व्यावहारिक परिस्थितियों से जुड़ने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर राह के रोड़े हैं उनको आप सीढ़ी बना लें तो यात्रा सुगम होगी और मंजिल नज़दीक नजर आएगी। तो थोड़ी थोड़ी कोशिश मिलकर करते हैं, 2 कदम हम, 2 कदम आप, 2 कदम शिक्षक आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक जो समस्याएं हैं उनकी चुनौतियों का समाधान करते हैं। बेहतर भारत के भविष्य का निर्माण हम सबको मिलकर करना है। तो संकल्प से सिद्धि की ओर जाना है, कोशिश को अंजाम तक पहुंचाना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ खुलकर वार्ता करने के लिए। अमूमन जो हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं वो बड़ी चिंता में रहते हैं, बहुत डरे रहते हैं कि न मालूम कब कौन सी बात हमारे बड़े अधिकारियों को शिकायत के तौर पर लग जाए या कहीं हमारी कोई कमी उजागर हो जाए। कमियां तो इंसान में होती हैं, लेकिन जहाँ कोशिश होती है तो इंसान देवता भी बन जाता है। हमारे बच्चे बहुत महान बन सकते हैं, कुछ दार्शनिक बनेंगे, कुछ चिंतक बनेंगे, कुछ वैज्ञानिक बनेंगे, कुछ प्रोफेसर बनेंगे, न जाने कितने आविष्कार बन जाएं, लेकिन सब आप सबके हाथों में है। तो चलिए अपना हाथ जोड़ते हैं, मिलकर साथ चलते हैं, कुछ नया करते हैं। धन्यवाद शैक्षिक समागम को सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर ये बात पसंद आई है, ये कार्यक्रम पसंद आया है, तो आप इसे अपने परिचितों के बीच में से ज़रूर शेयर करें। हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, उस पर आप पुनः सुन सकते हैं पॉडकास्ट के रूप में, वीडियो पॉडकास्ट के रूप में। हमारी YouTube पर भी ये वीडियो उपलब्ध रहेगा। ऐप के नीचे सारे सोशल मीडिया अकाउंट दिख रहे हैं, आप आसानी से उसे जुड़ सकते हैं और जुड़कर सबको जोड़ सकते हैं। तो शुरू करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते, दीजिए अनुमति अपने दोस्त राधेश्याम दीक्षित को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।